गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब बीएससी फर्स्ट ईयर में मैं आपको कोशिका या सेल बता रही हूँ। ठीक है, सेल या कोशिका के बारे में बता रही हूँ। सेल या कोशिका जो होती है तो इसके जो डिवाइड जो होते हैं, तो कोशिका जो होता है सबसे पहले होती है सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल्स और प्रोटोप्लाज्म। इतना क्लियर हुआ। सेल मेम्ब्रेन जो होती है जिसके बारे में पहले पढ़ा चुकी हूँ कि सेल मेम्ब्रेन क्या कहलाती है। अब वैक्यूल्स या रिक्तिका, वैक्यूल्स या रिक्तिका जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव होता है और पौधपादक कोशिकाओं में ये पाई जाती है। मोस्टली जंतु कोशिका में इसका अभाव होगा। इसे एधा या कैम्बियन कोशिका में बड़ी रिक्तिका के रूप में पाई जाती है। मतलब पौधों में जो ये पाई जाती है, ये गैस रिक्तिका के रूप में भी पाई जाती है पौधों में। ये सेल कैप या कोशिका रस या धानी रस के रूप में भी ये रहती हैं। तथा ये बीटा साइन जो होता है, बीटा साइन के रूप में चुकंदर में बीटा साइन के रूप में वैक्यूल्स पाई जाती है। वैक्यूल्स जो होती है, वैक्यूल जो होती है इसे CAM या क्रेसुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म पौधों में प्रकाश संश्लेषण के रूप में भी वैक्यूल्स में काम करता है। तो वैक्यूल्स जो होती है जिसे CAM कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। तथा उच्च जो पौधे जो होते हैं उसमें क्या करते हैं, स्फीत दाब के रूप में भी वैक्यूल्स काम करते हैं। फिर हो गया जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म। देखिए, जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म जो होता है, जीव द्रव की खोज सबसे पहले हेक्सले ने जीवन का भौतिक आधार बताया। प्रोटोप्लाज्म को हेक्सले ने क्या बताया, जीवन का आधार बताया। ठीक है, जीव द्रव का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया गया। जीव द्रव जो होते हैं उत्तेजनशीलता भी प्रदर्शित करता है। जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जीव द्रव रंगहीन होता है, अर्धपारदर्शी होता है तथा जेल के समान पदार्थ प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव कहलाता है। जीव द्रव जो होता है जटिल कोलाइड के विलयन के गुण भी, प्रोटोप्लाज्म में जटिल कोलाइड के विलयन के गुण भी पाए जाते हैं, जो ये प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव है। फिर देखते हैं जीव द्रव जो होता है, इनमें गतियां जो होती हैं तो साइक्लोसिक होती है, रोटेशन पाया जाता है और परिसंचरण की क्रिया भी प्रोटोप्लाज्म में पाई जाती है। ठीक है, जीव द्रव हो गया। अभी देखते हैं जो जीव द्रव जो कहलाते हैं ये दो भागों में कार्य करता है। पहला जो इसका कार्य होता है साइटोप्लाज्म और दूसरा होता है न्यूक्लियस। ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के रूप में जीव द्रव के संचारण के कार्य है। तो जीव द्रव जो हो गया दो भाग हो गए, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म को हिंदी में कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव जो होता है इसको गुलरमोंड ने साइटोप्लाज्म के बारे में 1914 में बताया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग में मैं पढ़ा रही हूँ कि जो वैज्ञानिक वगैरह के नाम यदि ऑब्जेक्टिव में आए तो ये आप बता सके, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं। तो देखिए 1941 में इसको गुलरमोंड ने बताया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है इसमें एक पाया जाता है हाइलोप्लाज्मा। ये मैंने लिखा हाइलोप्लाज्मा, जिसे हिंदी में कचाप क्षेत्र कहते हैं। कचाप क्षेत्र जो होता है रंगहीन होता है, साथ ही आधारी पदार्थ होता है, जिसे हाइलोप्लाज्मा कहते हैं। दूसरा होता है मेटाबॉलिक एक्टिव ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिक एक्टिव ऑर्गेनिज्म या जिसे कहेंगे उपापचयी सक्रिय कोशिकांग। तो उपापचयी सक्रिय कोशिकांग जो होते हैं उनकी डिटेल मैंने यहाँ पे बना के रखी, जो मैं आगे आपको बता रही हूँ। तीसरा होता है उपापचयी निष्क्रिय पदार्थ या मेटाबॉलिक इनएक्टिव ऑर्गेनिज्म। उसके अंतर्गत वे आते हैं जिनमें कोई भी क्या नहीं होता है, अनएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो हाइलोप्लाज्म, मेटाबॉलिज्म एक्टिव और मेटाबॉलिज्म इनएक्टिव, ये हो गया, डिवाइड हो गया। दैट्स क्लियर हुआ। इसके बाद सबसे पहले अपन आ जाते हैं मेटाबॉलिज्म एक्टिव ऑर्गेनिज्म में प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को हिंदी में लवक कहते हैं। लवक क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, कवकों को छोड़कर सभी पादप कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं। तथा ई हैकल ने इसके बारे में बताया। प्लाज्मिड जो होते हैं ये क्या क्या होते हैं, देखो वर्णिक और हरित लवक, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला हो गया ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो प्लाज्मिड भी तीन भागों में डिवाइड होते हैं। तो प्लाज्मिड कितना टाइप क्या होता है, तीन टाइप का होता है। पहला कौन सा हो गया आपका ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा हो गया क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और तीसरा हो गया क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अपन आ जाते हैं प्लाज्मिड के बाद अपन देखिए आ जाते हैं कि मतलब ये क्या होता है, हमें जो अलग अलग वर्णक जिसको कहते हैं, जिससे कलर वगैरह। तो जिसमें क्लोरोप्लास्ट जो होता है जो कि पर्णहीन या क्लोरोफिल के रूप में पौधों में कार्य करता है, हरित लवक जिसको कहते हैं। इसके बाद अपन आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा होता है मेटाबॉलिज्म एक्टिव ऑर्गेनिज्म में माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिका, हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका भी कहते हैं और कोशिकांग द्रव भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो होता है
मतलब माइटोकांड्रिया को कोनिकर ने इसके बारे में बताया और आल्टमान ने इसके खोज की। ठीक है, माइटोकांड्रिया को ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, जिसकी डिटेल मैं आगे बता चुकी हूँ। आज तो मैं सिर्फ इसको चार्ट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि क्या क्या ऑर्गेनिज्म होते हैं और कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो माइटोकांड्रिया जो होता है तो इसको क्या झिल्ली के रूप में भी पाई जाती हैं। ठीक है, और माइटोकांड्रिया जो कहलाएगा ये प्रोटीन वसा आरएनए और डीएनए के मिलकर के ही बने हुए होते हैं। माइटोकांड्रिया को एटीपी के रूप में भी ऊर्जा संचित रहती है। इसके बाद गया ईआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हिंदी में अंतरप्लाज्मिक द्रव भी कहा जाता है। इसको जो होता है ये जो आरबीसी को छोड़कर, लाल रुधिर छोड़िकाओं को छोड़कर सभी जगह ये पाया जाता है। इसके बाद हो गया गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडी जो होती है तो गोल्गी काय या गाल्गी काय या गोल्गी बॉडीज कैमिलो गाल्गिनेस के बारे में बताया था। गोल्गी उपकरण के रूप में कार्य करती हैं। गोल्गी बॉडीज जो होती हैं तो ये क्या कहलाती है, परिपक्व होती हैं। ठीक है, गोल्गी बॉडियों की संख्या 10 से 20 तक भी हो सकती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को छोड़कर ये यूरोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती हैं। इन्हें चलनी कोशिका के समान भी कार्य करती हैं। ठीक है, तो ये और चलनी कोशिकाओं के साथ साथ नर युग्मकों को परिपक्व करने में भी गोल्गी बॉडी सहायता करती हैं। ठीक है, तो ये इनका रासायनिक संगठन जो होता है सिफिलिन लेसिथिन आदि से मिलकर के बनी हुई होती है। फिर आ जाते हैं राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन के सूक्ष्म कण कहलाते हैं। मैं भी डिटेल में नहीं बता रही, थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ एक आपको चार्ट बताया जिससे आपको मालूम रहे कि ये कैसे अपन को पढ़ना है। ठीक है, राइबोसोम जो होते हैं इनका आकार जो होता है 18 nm से लेकर के और व्यास 20 से 22 mm तक होता है। ठीक है, आरएनए राइबोसोम 80 और 70 प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते, इतना है। इसके बाद अपन आ जाते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम या फिर लाइकान भी कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। लाइसोसोम जो होते अनियमित आकार के थैली के समान भी होते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या थैली भी कहा जाता है। ठीक है, इतना ठीक है। इसके बाद अपन आ जाते हैं सेंट्रोसोम या तारकाय। सेंट्रोसोम या तारकाय वे कहलाते हैं जो कोशिका के जंतु कोशिका में सूत्री विभाजन के अंतर्गत काम आते हैं। इसके बाद अपन आ जाते हैं सीलिया और फ्रेजिला। सीलिया और फ्रेजिला जो होते हैं नीचे धसे हुए होते हैं, ये धागे के समान होते हैं और ये जीवों में चलन अंग के रूप में भी कार्य करते हैं। ठीक है, पच्छा भी जिसको कहते हैं। सीलिया 2 प्रकार के होते हैं, काइनोसीलिया, ठीक है, और स्टेरियोसीलिया। सीलिया 2 टाइप का होता है, काइनोसीलिया और स्टीरियोसीलिया होता है। इसके बाद अपन आते हैं साइटोपंचर, जिसको कहते हैं हम साइटोपंचर या कोशिका कंकाल या साइक्लोस्केलेटन भी कहा जाता है। साइक्लोस्केलेटन जो होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के हाइपोप्लाज्म में के रचना विहीन माना जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसमें सूक्ष्म नलिकाएं, इसमें साइटोप्लाज्म जो साइटोस्केलेटन जो होता है इसमें पहला होती है माइक्रोट्यूब्स होती हैं, दूसरी होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं और तीसरे इंट्राफिलामेंट्स होते हैं। साइटोस्केलेटन 3 भाग होते हैं, जिसको हिंदी में कहेंगे सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म तंतु और मध्यवर्ती तंतु के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद अपन आ जाते हैं, देखिए, माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडी को हिंदी में सूक्ष्म काय कहते हैं। माइक्रोबॉडीज 2 प्रकार के होते हैं, पहला पैरोक्सीसोम, दूसरा ग्लाइकोऑक्सीसोम। ये क्या होते हैं कि अंतःप्लाज्मिक जालिका के टूटने से इनका निर्माण होता है। पैरोक्सीसोम ये गोलाकार अंडाकार होते हैं। ठीक है, और जो ऑक्सीसोम्स जो ग्लाइकोऑक्सीसोम्स जो होते हैं इनकी रचना जो होती है पैरोक्सीसोम के समान ही होती है। इसके बाद आ जाओ स्पेरोसोम। स्पेरोसोम्स जो होते हैं सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, पट्टी के समान होती हैं। ठीक है, स्पेरोसोम जो अंतःप्लाज्मिक जो ईआर जो होता है उससे इनका जन्म होता है। इसके बाद अपन आते हैं लोमासोम। ठीक है, लोमासोम जो होते हैं स्पेरोसोम और लोमासोम। लोमा देखो, लाइसोसोम अलग होता है याद रखना, और लोमोसोम अलग होता है। लोमासोम जो होता है ये कवक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, थैली नुमा रचना होती है और ये कवक की कोशिका भित्ति का विस्तारण करते हैं। अब अपन आ जाते हैं मेटाबॉलिक इनएक्टिव ऑर्गेनिज्म, यानी उपापचयी क्रियाएं जो होती है। मेटाबॉलिक इनएक्टिव में पहला होता है संचित पदार्थ। संचित पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन मटेरियल और फैट ऑयल होता है। फिर होते हैं स्रावी पदार्थ। ठीक है, तो स्रावी पदार्थ जो होते हैं तो स्रावी पदार्थ के अंतर्गत वो पदार्थ आते हैं जो पौधों में मिलने वाले कुछ पदार्थ जैसे एंजाइम, मकर, हार्मोन्स और बंधक। फिर उसके बाद होते हैं उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं ये पौधे में भी पाए जाते हैं। देखिए, उत्सर्जी पदार्थ में नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ होते हैं और क्या होते हैं, एल्कनाइड होते हैं। नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ और एल्कनाइड होते हैं। और उत्सर्जी पदार्थ में अपन देख लेते हैं, आगे आते हैं तो होता है टैनिन, रेनिन, गम, लैक्टास और मिनरल्स, ये सब आ जाते हैं। ठीक है,
इसके बाद अपन आ जाते हैं केंद्रक या न्यूक्लियस। केंद्रक क्या होता है? कोशिका का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग जो होता है केंद्रक होता है। केंद्रक जो होता है कोशिका की सभी क्रियाओं को संचालित करता है। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले केंद्रक के बारे में बताया तथा पैरामीशिया में 2 केंद्रक हमेशा पाया जाता है। केंद्रक जो होता है इसमें इंटरफेस अवस्थाएं पाई जाती हैं। इसमें केंद्रक में केंद्रक कला जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, केंद्रक द्रव पाया जाता है, केंद्रक जिसे न्यूक्लियोस कहते हैं, और क्रोमेटिन पाए जाते हैं। केंद्रक के इतने भाग होते हैं। थैंक यू। ये मैंने आपको चार्ट के अकॉर्डिंग सेल का पूरा वर्णन बताया है। इसके आगे डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। थैंक यू।